नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली, मैं हूं क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव शो, जिसमें आज हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक कार, छोटी एसयूवी, एक बड़ी एसयूवी और एक मोटरसाइकिल। और ये तीनों ही बिल्कुल लेटेस्ट हैं। उनके बारे में क्या क्या खास आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, सबसे पहले वही बताते हैं। टाटा नेक्सॉन ईवी अब मैक्स के नाम से आ रही है। इसका मतलब कि इसमें लगा है बड़ा बैटरी, ताकत बड़ी है। रेंज कैसा है बताएंगे आज। जीप लेकर आ गई है 7 सीटर मेरिडियन, एक बहुत ही खास पेशकश। अलग तरह के सेगमेंट में कीमतें कैसी हैं, प्रदर्शन कैसा है और फ्यूचर कैसा है, बात करेंगे जीप के चीफ से। और यामाहा की MT-15 एक बहुत ही चुस्त तेज तर्रार बाइक आई है नए अवतार में, चलाएंगे उसे भी। हिंदुस्तानी कार कंपनीज भले ही कॉशियस तरीके से, थोड़े कंजर्वेटिव तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को देख रही हैं, लेकिन टाटा मोटर्स ऐसा नहीं कर रही है। वो है काफी अग्रेसिव। पिछले महीने ही 2 आपने देखे बड़े इवेंट, जहां पर Gen 2, Gen 3 के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी ने शोकेस किए, जो आने वाले कुछ सालों में होंगे। और Gen 1 यानी एग्जिस्टिंग जो मॉडल्स हैं, उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाला अवतार है, उसमें भी कंपनी कम अग्रेसिव नहीं है, जिसका नमूना हमारे सामने है, सबूत हमारे सामने है। ये है नेक्सॉन ईवी मैक्स। सबसे पहले तो कीमत में जो फर्क आ गया है वो आपको बताएं। एक वर्जन आएगा 3.3 किलोवाट वाले चार्जर के साथ, एक 7.2 किलोवाट वाले AC फास्ट चार्जर के साथ। और कीमत शुरू हो रही है 17.74 लाख से और जा रही है 19.24 लाख तक। तो ये बात हो गई कीमत में बढ़ोतरी की। अब इसके डिमेंशन में अगर हम बात करें, इसका वजन जो है वो लगभग 100 किलो बढ़ गया है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑब्वियसली हम वो नोटिस तो नहीं कर सकते, अराउंड 5-6 mm या शायद 10 mm के आसपास कम हो गया है, जैसा कि हमें अभी बताया गया है। 205 mm का इससे ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बदला है। लेकिन असली चीज़ क्या है? असली चीज़ तो ऑब्वियसली रेंज की बात है। तो इसमें जो लगा वो 40.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी है, उससे आप टेस्टेड जो रेंज है वो 437 किलोमीटर पा सकते हैं पर चार्ज। एक और चीज़ है जो मैं आपको बता दूं अंदर जाने से पहले, वो अलॉय व्हील्स के डिज़ाइन है। इसके अलावा आपको और कुछ अंतर नहीं मिलेगा। कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में आप बात करते हैं। और अब आगे हम चार्जिंग की बात बताएंगे, आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस फीचर्स की बात हम कर लें। यहाँ सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ एक नई चीज़ आपको क्रूज कंट्रोल वाला जो बटन है वो देखने को मिल रहा है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको जो आधे में या आधे से ज़्यादा डिजिटल आपको डिस्प्ले मिलेगा और दूसरी साइड आपको स्पीडोमीटर जो है वो एनालॉग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल रहा है। जो वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक और बटन आपको देखने को मिलेगा और वो है चार्जर को डिस्कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप जब चार्जिंग के लिए प्लग लगाते हैं तो उसे इस बटन से हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल है। ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक एलिमेंट जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था, जो खूबसूरत भी है, फंक्शनल भी है और प्रीमियम है, और वो है ड्राइव मोड सेलेक्टर। मुझे बहुत ही कूल ये लग रहा है। ढेर सारा क्रोम है। इसका जो टेक्सचर है किनारे वाला, वो भी काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, बट एट द सेम टाइम काफ़ी प्रीमियम भी फील हो रहा है। और यहाँ जो डिस्प्ले है, जो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी, ये अलग अलग मोड के हिसाब से, जैसे मैं अगर इको मोड में करूँ तो यहाँ ग्रीन हो जाता है, स्पोर्ट मोड में करूँ तो ये रेड हो जाता है, और सिटी मोड में ये ब्लू ही रहता है, जो इसकी पूरी थीम है। सो ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी प्रीमियम है। और यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है कि बेहतरी गुंजाइश तो नज़र आती है। क्योंकि अब कीमत अगर आप देखें, यहाँ पर ऑलमोस्ट 18 से 20 लाख की बात हम कर रहे हैं, और वहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल अपडेटेड और अपने सेगमेंट के हिसाब से, कीमत के हिसाब से आपको ये उम्मीद होगी कि और ज़्यादा बेहतर इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन, साइज़ और क्वालिटी वाला आपको ये मिलेगा। क्योंकि इसमें अब रिवर्स जो कैमरा है उसका रेजोल्यूशन भी पहले से अगर बेहतर हो तो और ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। और जैसे मैंने कहा था, स्पेस, लगेज स्पेस, उसमें तब्दीली नहीं हुई है। अराउंड 360 लीटर्स आई गेस स्पेस आपको मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो आप देख ही सकते हैं, चार्जिंग केबल। और जब चार्जिंग केबल आपको हमने दिखाई दिया है,
तो फिर अब मुझे लगता है कि वक्त आ गया है जब इसके चार्जिंग के पूरे मैकेनिज्म को डिटेल में समझा जाए। लेट्स टेक दिस टू अ चार्जिंग पॉइंट। सो नेक्सॉन EV Max का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और वो है बड़ा बैटरी पैक और 7.2 किलोवाट का जो AC फास्ट चार्जर है जो आपके घर या ऑफिस में आप फिट कर सकते हैं, जिससे ये कार चार्ज हो सकती है। सबसे पहले तो जैसे पेट्रोल या डीजल कारों में हम फ्यूल लिड खोलते हैं, इसमें भी वही हमें खोलना है। और ये आप देखिए यहाँ पर आपके पास 2 कैप आपको नज़र आएंगे। 2 कैप किस लिए हैं वो आपको बताता हूँ। पहले मैं DC चार्जर आपको दिखाता हूँ, काफ़ी भारी भरकम बड़ा सा। जस्ट इमेजिन कि आप फ़ोन के चार्जर के लिए जैसे ऑफिस में भागते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, अगर किस दिन कार का चार्जर ढूंढेंगे, ये बहुत भारी है। एनीवे, लॉक कर दीजिए, अंदर थोड़ा सा जोर लगा के आप इसे लॉक कीजिए। RFID कार्ड लीजिए और उसे कीजिए टैप। टैप होने के कुछ 1 सेकेंड्स के बाद चार्जिंग शुरू हो जाएगी। वैसे हमने अभी इसे चार्ज कर दिया था तो हो सकता है कि 100% ये दिखाए, लेकिन प्रोसेस बेसिकली ये है। चार्ज रोकने के लिए आपको करना है फिर से टैप, चार्जिंग रुक जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कार के अंदर आइए और यहाँ पर एक अनलॉक बटन है, जो प्लग का अनलॉक बटन आपको देखने को मिलेगा। उससे आप प्लग को डिसएंगेज करेंगे, क्योंकि वैसे अगर आप चाहें तो ये प्लग सीधा नहीं निकलेगा। उसे अनलॉक मैंने कर दिया, तभी से मैंने निकाला है। अब बात करते हैं उस यूनिट की जिससे पहली बार अब EV Max के साथ दिया जाएगा। लगभग 50,000 एक्स्ट्रा आपको किसके लिए देने हैं, इस फास्ट AC चार्जर के लिए। और इसे फिर से थोड़ा सा जोर लगा के आपको फिक्स करना है। और जो AC फास्ट चार्जर है उसका RFID कार्ड आपके की रिंग में इस तरह से आप उसे देख सकते हैं। और इसमें भी करना वही है, आप कीजिए टैप, इसका कलर हो जाएगा चेंज, यानी चार्जिंग शुरू। तो आप कहेंगे कि AC और DC जो फास्ट चार्जिंग है उसमें फ़र्क कितना है। तो ये DC चार्जर है, ये AC फास्ट चार्जर है। और यहाँ पे लगभग 80% जो बैटरी केवल 56 मिनट से 1 घंटा के बीच में ये चार्ज कर देता है। तो ये बहुत ही तेज़ी से चार्ज करता है। ये AC जो चार्जर है ये लगभग 6.5 घंटे का वक्त देगा आपकी कार के बैटरी को पूरा, या नेक्सॉन EV Max को पूरी तरह से चार्ज करने के लिए। सो 6.5 आवर्स, 1 आवर, ये है दोनों में फ़र्क। गाइस, नेक्सॉन EV Max में जो चेंजेस हैं फीचर के हिसाब से, कुछ एक के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। जैसे जो रीजन वाला लेवल 1, 2, 3 आपने देखा है, उससे क्या होता है, उसको मैंने लेवल 3 पे कर दिया है और एक्सीलेट कर रहा हूँ गाड़ी को और फिर एक्सीलेटर से पाँव हटा लेता हूँ। आप देखिए क्या होता है, तो कार जो है ऑलमोस्ट अपने आप पूरी रुक जाती है। लगभग सॉफ्ट ब्रेकिंग करके जब आप गाड़ी को रोकते हैं लगभग वैसा होता है। हालांकि हल्का ये मूव कर रही है अभी भी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यही लेवल 2 पे थोड़ा कम होगा, लेवल 1 पे और कम होगा, और लेवल जब 0 होगा यानी ऑफ कर देंगे तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस या ब्रेकिंग वाला जो फंक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा। क्यों होता है ये इस वजह से होता है जिससे कि आप जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर सकें बैटरी को रिचार्ज करने के लिए। और जो चेंजेस हैं उसमें से एक तो इसकी टॉप स्पीड में बढ़ोतरी हुई है। अब 120 की जगह 140 kmph के ऊपर इसे इलेक्ट्रॉनिकली लिमिट किया गया है। गाइस, एक और चीज़ जो मैं हमेशा महसूस करता हूँ इलेक्ट्रिक कार्स के साथ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और यही चीज़ बहुत से कार इंथुसियास्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। छोटे टाइम के लिए ही सही, लेकिन स्पोर्ट्स कार की तरह जो ये कार्स हैं इलेक्ट्रिक कार, वो बिहेव करती हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस टॉर्क इनका ऐसा होता है। और ये जो आवाज़ आपको सुनाता हूँ, ये आवाज़ कई बार, मैं एक बंद सड़क के ऊपर आया हूँ बाय द वे, फिर से बता दूँ। और ये जो टायर स्क्रीच, ये देखिए टायर स्क्रीचिंग जो आवाज़ है ना, वो एडिक्टिव होती है। वो आपको लगता है कि हाँ, आपने एक मज़ेदार कार ख़रीदी है, और ये इमोशनल चीज़ काफ़ी होती है। आप समझ आप। सो ओवरऑल अगर मैं ड्राइव की बात करूं तो बहुत ही चुस्त आपको अभी भी नेक्सॉन EV Max लगेगी। जो टॉप स्पीड है वो तो अब बढ़ाया गया है, लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल आप शुरुआती मोड में भी काफ़ी मज़ेदार तरीके से इसका मज़ा जो है वो उठा सकते हैं। हैंडलिंग मुझे अच्छी लगी, सस्पेंशन का सेटअप मुझे सबसे कंट्रोल लगा है, और छोटे मोटे गड्ढे या छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर सब जगह बहुत ही कंपोज तरीके से ये उठी है, आगे गई है, और मुझे लगता है कि उस हिसाब से बहुत ही बैलेंस्ड इसका परफॉर्मेंस मुझे नज़र आता है। तो गाइस, अब हमारा वर्ल्ड फेमस सवाल इन इंडिया की बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और मुझे लगता है कि ये
पैकेज तो काफ़ी ज़ोरदार है। फीचर्स की लिस्ट पहले से ज़्यादा लंबी हो गई है। जो कस्टमर्स मांग करते हैं वो सारे फीचर्स आपको लगभग इसमें देखने को मिलेंगे ही। इसके अलावा रेंज, ताकत, टॉप स्पीड सब कुछ बड़ा है और चार्जिंग जो टाइम है वो कम हुआ है, तो इन सब के साथ लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कीमत अब हमें देखने को मिल रही है वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पहले जिस कीमत में आई थी वहाँ पर कस्टमर्स इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए प्रीमियम देने के लिए रेडी थे, लेकिन अब जो है 20 लाख के आसपास जब कीमत हो गई तो तब साइज़ जो है वो मैटर करता है। कई बार कस्टमर्स उसके बारे में सोचेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही खूबसूरत है। एक दो एलिमेंट्स, चाहे इंफोटेनमेंट स्क्रीन को और अपडेट करने की ज़रूरत हो या बीच का हिस्सा जो स्टीयरिंग व्हील में उसे अपडेट करने की ज़रूरत है, वो अगर छोड़ दें, उसके अलावा प्रीमियम, खूबसूरत और काफ़ी ज़ोरदार ये प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा नई वाली नेक्सॉन EV मैक्स। कैसी लगी स्टोरी बताइएगा। फ़िलहाल हम रीजन लेवल 3 पे जाके गाड़ी को रोकते हैं। बाय बाय, ड्राइव सेफली। एक नया प्रोडक्ट जीप इंडिया की तरफ से मेरिडियन, और उसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए निपुण महाजन हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया निपुण, हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। पहला सवाल तो सबके जहन में यही है जो भी इंथुजियास्ट हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या, कितनी अलग ये गाड़ी होगी कंपास से? मेरिडियन एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। इसका जो डिज़ाइन है, स्टाइलिंग है, जो इसके कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा कंफर्ट है, तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट प्रोडक्ट है और एक डी सेगमेंट के कस्टमर्स को ये ज़्यादा लुभाएगा। और वहाँ पर अगर हम देखें तो उससे निचले सेगमेंट में, वॉल्यूम सेगमेंट में हमने बहुत सारे गाड़ियों को देखा जो 5 सीटर के जो 7 सीटर वर्जन्स आए हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मेरिडियन बिल्कुल अलग है, तो अगर स्ट्रक्चरली कहें तो क्या ऐसे चेंजेस खास हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही इसे डिस्टिंक्ट बनाएंगे? स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंस है इसमें। हमारा जो पहला प्रोडक्ट है कंपास, उससे तो बहुत डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। इसके जो 4x4 कैपेबिलिटी होगी, अप्रोच एंगल होगा, जो कस्टमर बाहर जाना चाहते हैं, जो एडवेंचर में आजकल बहुत बिलीव करते हैं, लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा इस गाड़ी से। और इसमें एक चीज़ और भी आपने बताया कि इंजन ऑप्शन आपका इसमें एक ही देखने को मिलेगा, 3 अलग पावर ट्रेन्स होंगे, तो वहाँ आपको लगता नहीं कि अब वक्त आ गया है जब पेट्रोल के ऊपर भी कंपनी जोर दे, न सिर्फ इंडिया में बल्कि हम ग्लोबली देख रहे हैं कि डीजल का जो मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है? हाउ डू यू लुक एट दैट? ये जो सेगमेंट है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं या जिस कस्टमर्स को हम पोजीशन कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो डीजल की ही है। और डीजल हमारा ऑफकोर्स बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ को हम कस्टमर्स को और आगे लेके जाना चाहते हैं, ज़्यादा उसकी रीच बढ़ाएंगे। सो जो कस्टमर के प्रेफरेंस के हिसाब से चलेंगे और उसके हिसाब से तो डीजल का परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा है। और इंडिया में अगर इस सेगमेंट की बात करें, हाउ डू यू लुक एट दैट सेगमेंट? किस तरह का ग्रोथ है और वहाँ पर आने वाले टाइम में क्या आपको गुंजाइश लग रही है? इस सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। इसमें ज़्यादा अभी तक जो है मैं कहूँगा कि कवरेज नहीं हुई है इतनी जितनी होनी चाहिए थी। जो कस्टमर्स का जो प्रेफरेंस है पिछले कई सालों में हमने देखा है कि बहुत बड़ा है। उनको कुछ नया चाहिए, कुछ प्रीमियम चाहिए, ऐसा जो उनके जो रिक्वायरमेंट है, नीड्स को पूरा कर सके। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है आई थिंक का काफ़ी स्कोप है और मार्केट में ये पक्का गाड़ी जो है मेरे हिसाब से डिस्टर्ब करेगी एग्जिस्टिंग सेटअप को। ऑलराइट। और किस तरह का मार्केट आपको लग रहा है आने वाले वक्त में, अगर हम डी सेगमेंट की बात करें ओवरऑल? हाउ डू यू लुक एट इंडियन कार मार्केट? डी सेगमेंट तो ग्रो करेगा ही करेगा। मेरिडियन के आने से आई एम श्योर उसमें और कस्टमर बहुत सारे सेगमेंट से जुड़ेंगे और ये सेगमेंट ग्रो करेगा। और ओवरऑल मार्केट भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। जो टोटल मार्केट है बढ़ना चाहिए। आपने इसमें भी मेरे ख्याल से 82% लोकलाइजेशन मेरिडियन में रखा है और मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट्स अभी हाल फिलहाल में आपको पोर्टफोलियो में आपने बढ़ाए हैं, तो क्या रीडिंग आपकी रही है, क्या स्टडीज़ आपके रहे हैं इंडिया में मेड इन इंडिया अपने पोर्टफोलियो को करने का? मेड इन इंडिया हमारे लिए भी सक्सेसफुल है और हमने अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। उसके लिए हमने जैसे रैंगलर इंट्रोड्यूस करी लास्ट ईयर, वो भी बहुत पॉपुलर है। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट दिया जा रहा है, कस्टमर्स उसको बहुत प्रेफर कर रहे हैं और भी हम आने वाले टाइम में आपके साथ शेयर करेंगे कुछ प्रोडक्ट जो आने वाला है।
और मेड इन इंडिया को और आगे बढ़ाएंगे। बट एक आखिरी सवाल जो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी पूछते हैं कि नेटवर्क आपका अभी भी बहुत बड़ा नहीं है, और वो उनके लिए एटलीस्ट जो फीडबैक हमें मिलता है वो एक बड़ी चुनौती उनके लिए होती है। हाउ आर यू गोइंग टू एड्रेस दैट? देखिए, हम श्रीनगर से लेके त्रिवेंद्रम तक और राजकोट से लेके इम्फाल तक तो प्रेजेंट है। सो वी आर कवरिंग ऑल द मेजर मार्केट्स, और हम जो हमारे जो सर्विस सेंटर्स हैं वो और भी जगह हैं, सेल से ज़्यादा हैं। तो हम काफ़ी अच्छी मार्केट को कवर करते हैं, और बाकी जगह हम नहीं हैं और हमारे कस्टमर्स हैं जो गाड़ी खरीदते हैं, उनको हम सर्विस कैंप्स के थ्रू और मोबाइल सर्विस के थ्रू हम वो अटेंड करते हैं उनको। मेरिडियन के साथ एक्स्ट्रा आप करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं? थोड़ा नेटवर्क बढ़ेगा। वी विल बी रीचिंग टू 70 सेल्स आउटलेट एंड 78 आफ्टर सेल्स आउटलेट्स, सो उससे ऑफकोर्स कस्टमर्स को और फायदा होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद। थैंक यू क्रांति, प्लेजर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के वक्त आप इस्तेमाल कीजिए हमें संदेश भेजने के लिए। जो आपने EV Max देखी उस वीडियो में अगर कोई सवाल है तो आप भेज सकते हैं। इसके अलावा मेरिडियन के प्राइसिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी हमें ज़रूर बताइए। अगले सेगमेंट में बारी एक मोटरसाइकिल की है, MT15। अंकुर लेकर उससे निकले हैं सड़कों के ऊपर, कैसा प्रदर्शन है बताएंगे एक ब्रेक के बाद। 15 का 2.0 वर्जन, कुछ माइनर अपडेट्स यामा ने इस 2.0 वर्जन में किए हैं। अब डिज़ाइन की बात करें तो इस डिपार्टमेंट में इस 2.0 वर्जन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। R15 V4 में हमने कुछ डिज़ाइन चेंजेस देखे थे, तो इसमें उसको लेकर कोई भी तब्दीली डिज़ाइन को लेकर नहीं करी गई है। इसका डिज़ाइन जो है सेम पुराने वर्जन जैसा ही, हालांकि ये कलर जो आप देख रहे हैं ये कलर इसमें नया इंट्रोड्यूस करा गया है, साइन कलर है। अब विजुअली थोड़ा बहुत सबसे पहले जो आपको चेंज दिखेगा वो है इसके ये फ्रंट USD फोक्स, जो कि पहले टेलीस्कोपिक थे, अब ये USD फोक्स विद 37 mm ट्रेवल के साथ इस MT15 के 2.0 वर्जन में आते हैं। एक और जो बड़ा बदलाव हुआ है वो है इसमें अब एल्यूमिनियम स्विंग आर्म इस वर्जन 2.0 में यामा ने इस MT15 के दिया है। और इसके अलावा एक और जो चेंज हुआ है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है अब नेगेटिव LCD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें अब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि पहले वाले वर्जन में नहीं था। तो यामा की इस MT15 वर्जन 2.0 का परफॉर्मेंस कितना बदला हुआ देखने को मिल रहा है, क्या चेंजेस फील हो रहे हैं राइड के दौरान, उसकी बात करते हैं। कुछ आंकड़ों पर पहले नज़र डालते हैं। जो इंजन है वो अभी भी 155 सीसी का है, पावर जनरेट करता है 18.2 bhp का, एंड टॉर्क जनरेट करता है 13.9 न्यूटन मीटर्स का। 6 स्पीड का गियर बॉक्स इसमें देखने को मिलता है, एंड ABS इसमें सिंगल चैनल ABS अभी भी देखने को मिलता है। डुअल चैनल ABS का ऑप्शन इसमें ऐड नहीं करा गया है। ओवरऑल वेट की बात करें तो 138 kg का कर्व वेट है, ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm की, एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। अब शुरुआती परफॉर्मेंस की बात करूं तो जितना एक्साइटमेंट MT15 के पहले वाले वर्जन में फील होता था, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट अब शुरुआत में इस वर्जन के साथ फील नहीं होता। हालांकि पावर डिलीवरी बाद में अच्छी देखने को मिलती है, सिटी की राइड काफ़ी अच्छी है, हाईवे पर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं फील हो क्योंकि वो टॉर्क डिलीवरी मिसिंग लग रही है, जो कि पहले वर्जन में इससे थोड़ी बेटर देखने को मिलती थी। बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ सिटी पावर वाइज ये बाइक सॉर्टेड फील होती है। फिर आते हैं हैंडलिंग, सस्पेंशन सेटअप की बात करते हैं तो हैंडलिंग के हिसाब से भी कोई दिक्कत मुझे इसमें महसूस नहीं हुई। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफर एंड पर मुझे फील हुआ, एंड ये सिटी में जब कई जगह सडन स्पीड ब्रेकर्स या गड्ढे देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर इस स्टिफ सस्पेंशन की वजह से वो अनकंफर्टेबल राइड थोड़ी बहुत फील होने वाली है। ब्रेकिंग की बात करें तो सिंगल चैनल ABS ही अभी इसमें अवेलेबल है, ड्यूअल चैनल का ऑप्शन इस 2.0 वर्जन में भी यामा ने इस MT15 में ऐड नहीं किया है। बट ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, प्रिसाइज है, सटीक है, तेज़ रफ्तार में धीमी रफ्तार में ब्रेक अच्छे से अपना काम करती है। फिर ओवरऑल बात करें इस यामा MT15 वर्जन 2.0 बेटर पैकेज पहले के मुकाबले यामा इसे बना पाई है या नहीं। यस, माइलेज थोड़ी सी बेटर पहले से हुई है, वो एक एड ऑन इस MT15 में हमें देखने को मिलता है, लेकिन प्राइस जो है वो तकरीबन 12 से 15 हज़ार के आसपास
इंक्रीज हो गया है पुराने वर्जन के मुकाबले, और चेंजेस जो मेजर हुए हैं वो है फ्रंट में यूएसडी फोक्स और इसका स्विंग आर्म, नया एल्यूमिनियम स्विंग आर्म इसमें दिया गया है। तो मुझे लगता है प्राइस अगर 6-7 हज़ार या 8 हज़ार के आसपास बढ़ाया जाता तो ज़्यादा अफोर्डेबल ये बाइक साबित हो सकती थी, अपने इस प्राइस पॉइंट को वो जस्टिफाई कर सकती थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छी नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक वाली बाइक देख रहे हैं, अच्छा माइलेज अपनी उस बाइक से एक्सेप्ट करते हैं इस 150cc सेगमेंट में, और आप चाहते हैं अच्छे कनेक्टेड फीचर्स और एक डिसेंट परफॉर्मेंस अपनी सिटी राइड के हिसाब से आपको मिले, इन मायनों पर मुझे लगता है यामा की ये MT-15 वर्जन 2.0 तभी आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है। तो हर हफ्ते का हमारा वादा है कि नई कार्स मोटरसाइकिल्स आपके लिए हम लेकर आएं, उसके बारे में जानकारियां तो होंगी, साथ में फैसला आप आसानी से कर पाएं, इसलिए हम वर्डिक्ट भी देते हैं। और ये सिलसिला अगले हफ्ते भी जारी रहेगा, ऐसे ही कुछ नए प्रोडक्ट्स होंगे और रिव्यूज़ भी होंगे। तो तब तक के लिए टाइम्स ड्राइव की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को प्लीज़ फॉलो कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए timesdrive.in तो है ही। फिलहाल बाय बाय, ड्राइव सेफली।